हेलो। सो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो होंगी हमारी कार्नेटिक वॉर्स। ठीक, ये जल्दी से आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहीं से क्या था कि कैसे हमारा इंडिया धीरे धीरे कॉलोनी बना, वो चीज़ हमें पता चलती है। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स के थ्रू बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि कार्नेटिक वॉर्स का मतलब होता है कि जो वॉर्स कर्नाटका में हुई। नहीं, देखो, कार्नेटिक वॉर सिंपल क्या था कि बहुत जगह पे हुई। ठीक है, यूरोप में भी हुई, इंडिया में भी हुई। बेसिकली चल क्या रहा था, चल ये रहा था कि मैंने आपको बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाले चैप्टर में जो कैसे कैसे यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए, कौन कौन आए थे, मैंने आपको बताया था। याद करने का इजी तरीका PDEF, दैट वाज योर पोर्चुगीज, डच, आपके इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, अब जब 4 लोग आएंगे तो उनमें लड़ाइयाँ भी तो होंगी कि सत्ता कौन रखे। ठीक है, पोर्चुगीज़ का तो कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब वो लोग तो चले गए थे। जो मैंने नोट्स आपको भेजे थे उसमें और भी थे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ये 4 है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये 4 हैं। तो एंड तक जो चीज़ें थी वो हुई आपकी फ्रेंच और क्या कहते हैं, इंग्लिश के बीच। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच। तो जो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई उनको हमने नाम दिया कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स हमने इनको नाम दिया। और क्या कहते हैं, ये 3 बार लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स हमारी 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। ठीक है, तो ये मेन हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये एक तो वॉर्स हुई। ठीक है, फिर ये एकदम स्टार्टिंग फेज था। नेक्स्ट थिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें ईयर्स और ट्रीटीज जो थी बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने का आपका कार्नेटिक वॉर से, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कार्नेटिक वॉर्स कैसे हुई, क्यों हुई और क्या उसकी ट्रीटीज रही। तो इस वॉर का नाम कार्नेटिक वॉर, यूरोपियन ने इसको कार्नेटिक वॉर का नाम दिया क्योंकि ये कौन से थे, जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। ठीक है, जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है उस जगह पे ये वॉर्स ज़्यादा हुई, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, 1740, देखो ईयर्स में ईयर्स ही याद रखने हैं इसके, बाकी मैं नोट्स तो आपको भेजूंगी तो आप नोट डाउन कर लेना। 1740 में क्या हुआ कि निज़ाम थे असफ जाह ऑफ हैदराबाद के निज़ाम थे, वो क्या थे, लड़ाइयों में बिजी थे। ठीक है, मराठास के साथ लड़ाई चल रही थी उनकी, हैदराबाद के निज़ाम की, जिनका नाम था असफ जाह। तो इस टाइम जो ये वॉर्स होते हैं ना, ऐसे टाइम पे जो ये सारी जो थी सक्सेशन के लिए, मतलब कंट्रीज थी लड़ रही थी, हर जगह ये कहानी चल रही थी सक्सेशन की कि कौन आगे अपना सत्ता जमाएगा। सक्सेशन का मतलब होता है अपना सत्ता जमाना। तो मैनी सक्सेसर मीन्स मैंने वही बोला ना। ठीक है, एंड जनरल्स ऑफ द निज़ाम। ठीक है, बहुत सारे निज़ाम थे जिन्होंने क्या किया था कि कैसे हम इस थ्रोन को ले, कैसे हम राज्य को अपना बनाएं। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी कि जब लड़ाइयाँ होती थी तभी ये बात आती थी कहाँ से हम, कैसे हम उस जगह के राजा बन जाए। ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे जो ये आए हुए थे हमारी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की। जब इनको लगता था कि हम पॉलिटिकली वीक हो रहे हैं, तभी इनको ये लगता था कि अब हमें पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है ताकि ये हमारी कॉलोनी बन जाए। और जो हमारे ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन से किंगडम्स पड़ते थे वो था मदुरा। ठीक है, जिसको आगे जाके मदुराई के नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट आपका पड़ा तंजौर। ठीक है, ये क्या था, मराठास की लाइन थी। जो तंजौर था ना, जो तंजौर की पूरी लाइन थी वो सारी मराठास की लाइन थी। आप मैप खोलेंगे ना तो आपको दिख जाएगी वो सारी चीज़। ठीक है, एक था ट्रिचिनपोली। ठीक है, एक थी कार्नेटिक सल्तनत। कार्नेटिक सल्तनत क्या थी, ये ट्रिब्यूटरी थी हैदराबाद निज़ाम की। तो कार्नेटिक सल्तनत से लड़ाई स्टार्ट हुई, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कार्नेटिक वॉर्स। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि कर्नाटका के साइड में हुई तो ये मतलब इसका नाम कार्नेटिक रखा गया। अब इसकी जो ये था कार्नेटिक सल्तनत थी, इसकी जो कैपिटल थी वो थी आरकुट। ठीक है, ये वेल्लोर के पास थी। तो ये क्या हुआ कि हैदराबाद का क्या हो रहा था, डिक्लाइन। इस वॉर में क्या हो रहा था, हैदराबाद का डिक्लाइन। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि चलो इनका डिक्लाइन हो रहा है, क्यों ना हम इधर आगे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करें, हम क्यों ना जाके अपनी सत्ता यहाँ पे जमाएं। तो इसमें क्या हुआ, तंजौर बीइंग रूल्ड बाय मराठा डायनेस्टी। तंजौर को मराठास रूल करते थे, मैंने बताया ना तंजौर पूरा क्या था, वो मराठास वाली लाइन थी। तो वहाँ पे जो थे पेशवा बाजीराव, उन्होंने क्या किया कि मतलब ब्रिटिशर्स ने उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि हम मतलब तुम्हारे बहुत वेल विशर्स हैं, तो हम तुम्हारा बहुत अच्छा काम करेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा रखेंगे। मतलब वही जैसे हम बोल देते हैं ना कि बहुत लाला पोचो करना, वही कहानी चल रही थी कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छा ये अंग्रेज़ हमारे मतलब मेरी इतनी वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे ये चीज़ करके उनको सब कॉन्फिडेंस में ले लिया, समझा लिया कि भाई हम आपके पॉलिटिकल चीज़ों में अब इंटरफेयर करेंगे।
पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर करती है, उनके पास आ जाती है पॉलिटिकल पावर्स हमारी। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वॉर्स। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 4 चीज़ें हैं आपकी ईयर। सबसे पहली चीज़ है ईयर की कार्नेटिक वॉर्स किस ईयर में हुई। नेक्स्ट आ जाता है रीजन कि क्यों कार्नेटिक वॉर्स हुई। उसके बाद आ जाता है ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी के बाद आ जाता है उस वॉर का इम्पैक्ट, ठीक है, कि क्या इम्पैक्ट हुआ। देखो ट्रीटीज भी इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश और फ्रेंच की, मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की कैसे राइवलरी स्टार्ट हुई, ठीक है। इनकी राइवलरी स्टार्ट हुई 1740 टू 1748 से, ठीक है। क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रिया मतलब जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई ना, वो यहाँ नहीं हुई थी, यूरोप में हुई थी। वो इंडिया में नहीं हुई थी, यूरोप में हुई थी। यूरोप से स्टार्ट हुई, लेकिन जब यहाँ पे कॉलोनीज हैं और फ्रेंच भी यहाँ पे हैं और इंग्लिश भी यहाँ पे हैं, जब उनके पास ये लेटर आता था कि भैया लड़ाई हो गई है, तो वो भी फिर यहाँ लड़ते थे इंडिया में भी। तो इंडिया पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो क्या था कि ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रही थी। जब ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रही थी तो सक्सेशन, ठीक है। ऑस्ट्रिया में क्या था कि इस लड़ाई में ना 2 ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। एक था आपका ब्रिटेन और हैब्सबर्ग, ये थे एक साइड। ब्रिटेन और हैब्सबर्ग एक साइड थे, और फ्रांस, जर्मन और ये जो स्टेट थे, मतलब आपका हो गया ये प्रूशिया हो गया, बवेरिया हो गया, स्पेन हो गया, ये क्या थे, ये सब एक साथ थे। तो 2 ग्रुप्स में ये चीज़ें डिवाइडेड थी। फिर क्या था कि जो फ्रांस था उसको रूल करते थे बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। फ्रांस को रूल करती थी बर्बन डायनेस्टी, जो क्या थी, पावरफुल थी हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग था। तो ब्रिटेन और हैब्सबर्ग एक तरफ थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि मतलब इनको क्या हुआ, सबको लगा कि अगर हमने ये चीज़ जीत ली, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और फ्रेंच को भी लगा, तो यूरोप में क्या हो जाएगी, हमारी सुप्रीमेसी, कि हम तो बहुत जल्दी लोगों को कॉलोनी बना रहे हैं, हम तो बहुत जल्दी रूल कर रहे हैं। सुप्रीमेसी हर कोई चाहता है ना। एक नॉर्मल हम फैमिली से भी ले तो सुप्रीमेसी हर किसी को चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये लड़ाई थी ना, ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्लिट हो गई। पूरे वर्ल्ड में क्यों स्प्लिट हुई, देखो ऑस्ट्रिया में क्या था कि जो सारी बाकी आसपास की कंट्रीज थी ना, या सब इनके रिश्तेदार थे। कोई किसी का मामा था, कोई किसी का भांजा था, कोई किसी का जवाई था, मतलब सन इन लॉ, कोई किसी की मदर इन लॉ थी। तो इनकी रिश्तेदारी बहुत थी। अब रिश्तेदारी के चक्कर में सब ही इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। खाली ये 2 जो ग्रुप्स मैंने बताई ये नहीं, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड ही इन्वॉल्व हो गया इस लड़ाई में, ठीक है। ये वॉर्स हुई थी आपकी वर्ल्ड वॉर से पहले। तो ये एक लैंडमार्क वॉर्स थी जो इतनी चली और इतने सारे ग्रुप्स इसमें आए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर्स इसके बाद हुई थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ही लड़ाई होगी स्प्लिट। फिर क्या हुआ कि इन्होंने, मतलब इसके रीज़न ये था, ठीक है, ये जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में गई तो सबको ये लगा कि सबसे ज़्यादा हमें इंडिया में सुपीरियॉरिटी चाहिए। क्यों मैंने कल रीज़न बताया था। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन थी, सबसे ज़्यादा सिल्क था, और सबसे बड़ी बात स्पाइसेस, जो उनको कहीं और नहीं मिल रहे थे। तो सबको क्या था कि भैया इंडिया हमारे अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो सब ने अपनी अपना पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया में यूज़ करा, ठीक है। उस पॉलिटिकल वे से जो ये लड़ाइयाँ हुई तो क्या हो गया, हमारा मुगल एम्पायर हो गया डिक्लाइन। मुगल एम्पायर का यहाँ हो गया खात्मा, ठीक है। इंटरनल पॉलिटिक्स के उसमें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेशवा बाजीराव तो उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, तो कोई तो अंग्रेजों का सगा हो गया, कोई दुश्मन हो गया। पर वही बात है जो मैंने कल बोली थी, घर का भेदी लंका ढाई। जब कोई साथ दे देता है तो पूरी चीज़ें वहीं से वहीं ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो आ गया भैया फ्रेंच हमारे ऊपर रूल करेंगे या फिर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये क्या हुआ, फिर एंग्लो फ्रेंच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब उस आपस की लड़ाई को हमने नाम दे दिया कार्नेटिक वॉर। फिर आते हैं हम, सबसे पहली कार्नेटिक वॉर आपकी हुई 1746 से 1748 तक, ठीक है। ये रही आपकी 1746 से 1748 तक, 46, 47, 48 यानी कि 3 साल, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स की नेवी थी उन्होंने क्या किया कि जो मैंने आपको बताया ना पहले, ये बहुत था, हमारे सी रूट्स ज़्यादा थे, मतलब सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच की जो शिप्स थी उनको कैप्चर किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो प्रोवोक हो गया कि भैया हमारी शिप्स की पकड़ रहे हो, कोई भी होगा, ठीक है। अब फ्रेंच जो थे वो इंडिया में थोड़े वीक थे, क्योंकि इन जो ब्रिटिशर्स थे ये थे बहुत सारे, फ्रेंच थोड़ी लिमिटेड थे हमारी कंट्री में, लेकिन इनके पास ना टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, जो वेपन्स थे वो बहुत अच्छे थे। देखा जाए तो आप देखेंगे कार्नेटिक वॉर्स में कि जो फ्रेंच पीपल थे ना, उनके वो सच में उन्होंने 2 वॉर्स जीती और
और क्या कहते हैं अच्छे से जीती। थर्ड वॉर में वो हारे, तो थर्ड वॉर में जब वो हारे ना तब ब्रिटिश का हमारे ऊपर रूल हो गया। अब ये उनकी किस्मत लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन कम होते हुए भी वो जीते थे 2 वॉर्स को, कार्नेटिक वॉर्स को। फ्रांस को जो लेड कर रहे थे वो थे गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस, ठीक है, और डुप्लेक्स। इन्होंने क्या किया, देखो जो जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स थे फ्रांस के गवर्नर, ये बहुत ही दिमागदार आदमी था, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट गेम खेलने वाला आदमी था। और देखी जाए तो थर्ड वॉर जो ये हारे थे ना, वो भी इसी वजह से ही हारे थे, क्योंकि इनको फ्रांस ने वापस बुला लिया था एक वॉर हारने के बाद। तो क्या हुआ, इन्होंने मॉरिशस के गवर्नर को लेटर भेजा। इन्होंने लेटर भेजा कि भैया हमें हेल्प चाहिए नेवी में, जल्दी से जल्दी भेजो, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत सत्ता है इंडिया में, जो थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर कर रखी हैं, सारी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी। और उनकी हेल्प मॉरिशस के गवर्नर ने करी, ठीक है। अब जो ये थे ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश थे, इन्होंने हेल्प मांगी जो हमारे क्या कहते हैं ये थे, मतलब नवाब थे हमारे यहाँ के, अनवरुद्दीन नवाब थे। मतलब ये कार्नेटिक जो एरिया था ना, मैंने बताया था मराठास का, जो कार्नेटिक एरिया था उनके नवाब से इन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है। फ्रेंच ने हेल्प मांगी चंदा साहिब से, जो अनवरुद्दीन का ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, जो उनके साले साहब थे। फ्रेंच ने उनसे हेल्प मांगी इंडिया में। तो 1746 में क्या हुआ, बैटल ऑफ सेंट थॉम और बैटल ऑफ अद्यार, दो ये चीज़ वॉर हुई, जिसमें क्या था, फ्रांस वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन हुआ, ठीक है। मैंने वो बताया ना, अनवरुद्दीन, उनका साथ कौन दे रहे थे, ब्रिटिशर्स। तो जो मैंने बताया फ्रेंच फोर्स बहुत छोटी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको हरा दिया, उनकी जो ब्रिटिशर्स की और जो अनवरुद्दीन की वो थी, उनको हरा दिया, ठीक है। जो अद्यार की रिवर थी, मद्रास को इन्होंने कैप्चर कर लिया, फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया इस लड़ाई में। फिर 1748 में ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, 1748 में ट्रीटी साइन हुई, जिसका नाम पड़ा आपका एक्सला, ठीक है, एक्सला चपले इसका नाम पड़ा इस ट्रीटी का 1748 में। इसमें क्या हुआ कि मतलब ये बोला कि भैया ठीक है, जो लड़ाई हो गई सो हो गई। तो अब इसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मद्रास हैंडेड, मतलब इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम हमारी ट्रीटीज हमको वापस दे दो। मतलब इसमें ड्रॉ हो गया एक तरीके का, ना कोई जीता ना कोई हारा, सबको उनकी चीज़ें वापस मिल गई। फ्रेंच जो हारे उनको वो मिल गई, ब्रिटिशर्स जो हारे उनको वो मिल गई, ठीक है। इससे क्या प्रूव हुआ, देखो इस वॉर से 2 चीज़ें प्रूव हो गई कि भाई इंडिया को तो कॉलोनी बनना ही था, चाहे वो फ्रेंच की बनते, चाहे वो उसकी ब्रिटिशर्स की बनते, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई उनकी जो फोर्सेस थी, आर्मी फोर्सेस थी, उनके जो वेपन्स थे वो बहुत ही मॉडर्नाइज थे, और इंडिया मॉडर्नाइज नहीं था उस टाइम तक। आपको पता है एजुकेशन तो उस टाइम पे इतने उस लेवल पे नहीं थी। एजुकेशन ही देखो, ब्रिटिशर्स ने अगर हमारे यहाँ बुरे काम करे तो कुछ अच्छे काम भी करे, जिससे आज हम इस लेवल पर है कि हम लोग पढ़ लिख पा रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है एजुकेशन की, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कितनी बुरी कंडीशन थी, गर्ल्स की तो बहुत बदतर हालत थी, ठीक है। अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी अभी फिर भी सोसाइटी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों पे रिवॉल्व कर रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत बेटर कंडीशन है, ठीक है। तो उससे ये चीज़ प्रूव हो गई भैया, मॉडर्नाइज यूरोपियन बहुत मॉडर्नाइज है, और इंडिया को तो किसी का कॉलोनी बनना ही पड़ेगा, और हम इनकी वॉर्स को नहीं झेल सकते, ना हम जीत सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी हाई टेक्निक्स वाले ना वेपन्स थे और ना हमारे पास इतनी आर्मी थी। ये थी आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड कार्नेटिक वॉर पे, ठीक है। देखो सिंपल ना एक टेबल बना लेना, फर्स्ट वॉर ईयर, सेकंड वॉर ईयर, थर्ड वॉर ईयर, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, उसके बाद बना लेना कि उस क्या ट्रीटी साइन हुई उस वॉर में, फिर बना लेना कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। तो इससे आपको ईजी हो जाएगा रिवाइज करने में। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर हमारी होती है 1749 से 1754 तक, ठीक है। अब ये कैसे स्टार्ट हुई, देखो जो निज़ाम थे, ठीक है, असफ जाह वन, वो उनकी हो गई डेथ, ठीक है। उनकी डेथ होते ही क्या हुआ कि उनका बेटा था नसीर जंग, वो नए निज़ाम बना दिया गया हैदराबाद का, जो ऑब्वियसली होती है ये चीज़ें। लेकिन जो एक मुजफ्फर जंग थे, क्या थे, उनके जो बेटी के मतलब जो ये थे निज़ाम थे असफ जाह, उनकी जो बेटी थी उसका बेटा, उन्होंने भी बोला कि ये मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। उसको भी अपॉइंट किया गया वाइस रॉय ऑफ डेक्कन, क्योंकि मुझे वाइस रॉय बनाया गया था डेक्कन में मुगल एम्परर का, तो ये थ्रोन मुझे मिलना चाहिए।
तो यहाँ क्या हो गया, क्लैश। जहाँ दो लोगों में क्लैश देखा, अंग्रेज़ वहीं घुस जाते थे। जहाँ उनको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी दिखती थी वो वहीं घुस जाते थे। और उनका मकसद ये नहीं होता था कि इनमें से कोई जीते, उनका मकसद सिंपल होता था कि अगर हम जिसको जिताएंगे वो हमारे अंडर आ जाएगा, वहाँ की पॉलिटिकल पावर्स हमारी। सेम तो यहाँ भी दोबारा फ्रेंच और इंग्लिश घुस गए। तो फर्स्ट वॉर कहाँ हुई थी? फर्स्ट वॉर हुई थी ऑस्ट्रिया में, कार्नेटिक वॉर। सेकेंड वॉर हुई थी इंडिया में, ठीक है। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर आपकी हुई थी इंडिया में। फिर 1748 में क्या हुआ, मराठास ने रियलाइज़ किया, चंदा साहिब ने, जो ब्रदर इन लॉ थे नवाब ऑफ कार्नेटिक के, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया। इसमें क्या हुआ, उन्होंने किया कि भैया हमें सक्सेशन लेना चाहिए, इसमें वॉर होनी चाहिए सक्सेशन के लिए। तो चंदा साहिब ने चैलेंज किया नवाब अनवरुद्दीन को कार्नेटिक के लिए, कार्नेटिक एरिया के लिए उन्होंने जो मराठास में के पास थी उनके लिए वो किया। तो क्या हुआ, फ्रेंच जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सपोर्ट कर रही थी नवाब अनवरुद्दीन और नसीर जंग को, ठीक है। देखो जैसे मैंने ये छोटा सा बनाया हुआ है ना, ये आगटॉक था, मतलब वहाँ की क्या थी, ये मैंने बताया था कैपिटल, और ये हैदराबाद था। तो जो डुप्लेक्स था फ्रेंच में वो इनको सपोर्ट कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश वाले इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो आप देखेंगे जीते ये लोग थे, ठीक है। डुप्लेक्स जीत जाता है इसमें भी और ये दोनों जीत जाते हैं। और ये जो अनवरुद्दीन थे ना, मतलब जो थर्ड कार्नेटिक वॉर होगी ना आपकी, आप देखना मोहम्मद अली उसमें बोलेगा ठीक है मेरा बाप तो मर गया लेकिन मुझे तो हेल्प कर दो, तो ब्रिटिशर्स इनकी भी हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। तो 1749 में हुई बैटल ऑफ अम्बोर, ठीक है, जो वेलोर के पास हुई। इसमें क्या हुआ कि जो अनवरुद्दीन थे उनको हरा दिया गया, ठीक है, उनको मार दिया गया फ्रेंच जो थे चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के थ्रू। तो यहाँ पे भी फ्रेंच जीत जाते हैं। नसीर जंग क्या था, उनका मर्डर कर दिया था उनके ही दूत ने, नोबल दूत को कहते हैं, उनके ही दूत ने। तो इसमें क्या हुआ, फ्रेंच ने ही निज़ाम ऑफ नवाब को वो लोग आगे सक्सीड हुए क्योंकि उन्होंने अनवरुद्दीन को हरा दिया था कार्नेटिक एरिया में। तो यहाँ क्या हुआ, डुप्लेक्स की पावर हो गई थी, ठीक है। डुप्लेक्स की पावर अपनी हाइट पे थी क्योंकि भाई उन्होंने सीधा देखो जो एरिया लेना था वो एरिया कैप्चर कर लिया था। अब जो अनवरुद्दीन का बेटा था, जैसे मैंने आपको बताया मोहम्मद अली, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की सपोर्ट मांगी। उन्होंने बोला कि ठीक है हम डायरेक्ट आरकोट लेंगे। आरकोट क्या था, कैपिटल, ठीक है। तो किसी भी एरिया का कैपिटल लेना बहुत बड़ी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि ठीक है चलो हेल्प कर देते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक पौंडीचेरी वाला जो एरिया था वो हार चुकी थी, ओडिशा के कोस्ट मसूलीपट्टनम फ्रेंच को वो दे चुकी थी, वो हार चुकी थी तब तक। तो इस टाइम तक उनका बहुत लॉस हो गया था। तो उनको भी मतलब वो खुंदक थी कि अरे हमें तो जीतना है। तो 1751 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, उन्होंने कैप्चर किया आरकोट। उन्होंने जाके डायरेक्ट अटैक कर दिया, बहुत डेयरिंग अटैक था, खाली 210 आदमियों के साथ उन्होंने जाके डायरेक्ट कैपिटल पे अटैक कर दिया। जबकि उन्हें पता था कि वो हार रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो मतलब इसलिए ये डेयरिंग अटैक है। उन्होंने 53 डेज तक, बाद में उन्हें वहाँ से हटना पड़ा था, लेकिन फिर भी 53 दिन तक वहाँ उन्होंने अपना शासन रखा, ठीक है। 4000 उनकी आर्मी थी चंदा साहिब की। 210 आदमियों ने 53 दिन तक 4000 आर्मी वालों को हरा के रखा और उन्होंने वहाँ अपना रूल किया। तो 1752 में क्या हुआ, मैसूर, तंजौर और मराठा ये क्लाइव को सब इन्होंने कैप्चर किया, मतलब इन्होंने सपोर्ट किया क्लाइव को और अटैक किया चंदा साहिब के ऊपर, जो फ्रेंच जो ट्रिचनपोली और क्या कहते हैं कावेरी पक्कम में थी। इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, चंदा साहिब को डिफीट कर दिया, चंदा साहिब को मार दिया गया तंजौर में। और मोहम्मद अली क्या बन गए, नवाब बन गए आगटॉक के। यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स की कहानी। यहाँ उन्होंने देख लिया कि हाँ सत्ता अब हमारी है। 1754 में क्या हुआ कि मतलब जो डुप्लेक्स था ना, मैंने आपको बताया था फ्रेंच के थे, वो फ्रांस के, उनके बॉसेस ने उनको वापस फ्रांस में बुला लिया कि अरे हम तो लड़ाई हार गए, कैपिटल उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने उसको वापस बुला लिया उनके पास। फिर लीडर डुप्लेक्स नहीं रहा जो अभी तक दिमाग से चल रहा था। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है इस टाइम पे, क्योंकि ये इंडिया की वॉर थी तो ये ट्रीटी जो हुई इंडिया में हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ने एग्री किया कि अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के जो वो है, तो एक दूसरे की जो जगह है आपस में एक दूसरे को जगह दे दो। सेम वही कहानी हुई जो उस टाइम पे हुई थी कि ठीक है आप अपनी स्टेट ले लो, हम अपनी स्टेट ले लेते हैं, और क्या कहते हैं ना हम आपके बीच में इंटरफेयर करेंगे ना आप हमारे बीच में इंटरफेयर करोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई क्योंकि
भाई ब्रिटिशर्स को अपना ही पूरा रूल चाहिए था, अब हर किसी को अपना पूरा रूल चाहिए होता है, ठीक। तो ये चीज़ें ऐसे हुई। नेक्स्ट अब आते हैं हम कि थर्ड कार्नेटिक वॉर कैसे स्टार्ट हुई। हमारी थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो होती है हमारी, क्या कहते हैं, 1758 से 1763 तक चलती है। तो टोटल 7 ईयर्स ये वॉर चलती है। देखो इस बीच में ना हमारी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी थी, ठीक है। हमारी जो तो ये जो वॉर थी हमारी 7 ईयर्स तक चली। देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 1758 में क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी ने कैप्चर किया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्ट्स थे, जो थे विजयनगर में और सेंट डेविड में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिटेलिएट करी, मतलब उनके जो शिप्स थे, ठीक है, फ्रेंच के जो शिप्स थे मसूलीपट्टनम में, उन्होंने वो सारे डुबा दिए, ठीक है, या फिर लूट लिए। तो इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो उन्होंने डिफीट किया फ्रेंच, और क्या कहते हैं, एक्सपेल किया उनको बंगाल में। तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया, जो चंद्रनगर था ना उसका टोटल बॉम्बार्डेड कर दिया, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए। तो 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया नॉर्दर्न एरिया को, जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन सबको कैप्चर कर लिया। 1760 में बैटल ऑफ वैंडी वॉश हुई, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं हम वंदवसी, ठीक है, तमिलनाडु में, लेकिन वो लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो इसका नाम रख दिया वैंडी वॉश। जो इसमें क्या हुआ, फ्रेंच को बहुत बुरी हार मिली इस चीज़ से। फिर 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया वापस से। 1763 में फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। उसमें क्या हुआ, फ्रेंच को अलाउ करा कि ठीक है तुम अपनी फैक्ट्रीज चला सकते हो, ले लो तुम अपनी वापस जो पौंडीचेरी और चंद्रनगौर में थी, लेकिन तुम अपना कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये सबसे बड़ा चेंज था ब्रिटिशर्स ने। देखो अब तक क्या था, फ्रेंच जीत रहे थे तो हर किसी में क्या हुआ, ठीक है अपनी अपनी टेरिटरीज ले लो। फ्रेंच ने कभी नहीं कहा कि अपनी आर्मी मत लो, लेकिन देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से खेल गई। वो होती कि अपनी तुम आर्मी अब एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी एक्सपैंड करोगे तो हमारे हारने के चांसेस है। 2 बार वो हारे, तो एक बार जीतते ही उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली कि आगे कोई ऐसा चांस ही ना पड़े कि हम लोग, हमारे हाथ से पावर जाए। ऐसे क्या हो गया, फ्रेंच का डिमोलिश हो गया। ये थी आपकी कार्नेटिक वॉर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको समझ आई होंगे। कोई डाउट हो तो यू कैन DM मी ऑन टेलीग्राम, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज डाल सकते हैं। बाकी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो, क्योंकि देखो जितना शेयर करोगे उतना ही और भी क्लासेस आएंगी अच्छी अच्छी। आई होप आपको समझ आ रही हो। नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे जस्ट थोड़ी सी देर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।